हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट्स प्रोग्राम। आज हम 17 अगस्त के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। So this is the index of today's news what we are going to cover today. The first news will be from new income tax bill 2025. It's directly relevant under our GS1 section. सेकेंड न्यूज़ जीएसटी रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त पे भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि इंडिया इज वर्किंग ऑन नेक्स्ट जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो फॉर्मर नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत जी हैज़ ऑल्सो रेज दिस इशू. So this is becoming important for our mains and interview as well. थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग जोजरी रिवर पॉल्यूशन. आपने देखा होगा कि जोजरी रिवर रिसेंटली रिवर पॉल्यूशन के कारण काफ़ी न्यूज़ में है. तो बोथ फ्रॉम आवर मेंस प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू दिस टॉपिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ रिलेवेंट अंडर आवर GS2 सेक्शन. फोर्थ न्यूज़ विल बी रिगार्डिंग गवर्नर्स वीटो पावर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट. तो ये एक टसल चल रही है गवर्नर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट दो न्यूज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है कि व्हाट आर द चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग ईसीआई एंड जो रिसेंटली बिहार में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं. सेवेंथ न्यूज़ इज रिगार्डिंग अलास्का मीट ऑफ यूएस एंड रशिया. एंड द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे इज क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रम्प पॉलिसी बाय यूएस एक्सपर्ट, ताकि आप इस पॉइंट को अपने मेंस या इंटरव्यू में क्रेडिबिलिटी के साथ ऐड कर सकें. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज रिगार्डिंग इनकम टैक्स बिल. तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स बिल को एनेक्ट किया है विच विल रिप्लेस 6 डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. तो इस बिल में काफ़ी अच्छे प्रोविजंस लाए गए हैं एंड इट एक्ट ऑन रिमूविंग सम एरर्स एनोमलीज एंड ब्रिंग मोर क्लैरिटी. तो ये क्या क्या प्रोसेस हैं ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है, हम फटाफट इसको देख लेते हैं. तो फर्स्टली दिस बिल्स इज एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी. तो जो प्रीवियस बिल था उसमें क्लॉज 263(1)(a)(9 था जिसके अंतर्गत a taxpayer could claim a refund only if she had filed the tax return on or before the due date. तो कई बार ऐसा होता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना रह जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज यू वर नॉट एबल टू फाइल अ क्लेम रिफंड. इसी तरह जो TCS एट जो कि टैक्स कलेक्टेड रिसोर्स ऑन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉर द एजुकेशन था उसको इस बिल में निल कर दिया गया है कि देयर विल बी नो TCS ऑन द LRS स्कीम फॉर एजुकेशनल पर्पसेज. साथ ही ये बिल काफ़ी तरह के एरर्स और एनोमलीज को भी रिमूव करता है. फॉर एग्जांपल जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शंस होते थे ताकि कंपनीज जो हैं वो कंसेशनल टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकती थी तो उसमें जो एरर्स थे उसको ये दूर करता है. इसके साथ ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए जो AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की जो भी उनके लिए एनोमलीज थी जिसके कारण कि वो 12.5% की जो प्रेफरेंशियल रेट होती है उसकी जगह 18.5% की रेट पे टैक्स दे रहे थे उसको ये दूर करता है. इसके साथ ही ये अलाउ करता है कि इफ़ यूज़र हैज़ नो TDS सो ही कैन ऑब्टेन अ निल TDS सर्टिफिकेट. तो ये काफ़ी ऐसे सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बिल है जिससे कि जो पुराने एनोमलीज है उसको ये दूर करता है. साथ ही इसमें एक बैजयंत पांडा लेड सेलेक्ट कमेटी बनाती है जो कि NGO पे जो कैप लगाया गया था कि दैट द एग्जाम्पशन हैज़ बिन गिवन टू NGO प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 5% ऑफ द टोटल डोनेशन. पहले ये इंस्टीड ऑफ जस्ट 5% ऑफ द एनोनिमस डोनेशन था. तो NGO को भी काफ़ी राहत प्रदान ये करता है. थर्डली द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ द बिल इज अ सिंप्लीफाइड अप्रोच. इनकम टैक्स के जो बिल होते हैं यूजुअली काफ़ी लीगल लैंग्वेज में और लीगल जार्गन्स में टफ होते हैं but this bill has reduced the number of sections from 819 to 536 and the chapters also has been reduced from 47 to just 23. साथ ही 39 न्यू टेबल्स एंड 40 फार्मूलाज भी बनाए गए. इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जितना जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होगा तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, फेसलेस मैकेनिज्म होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और ह्यूमन लेड करप्शन या ह्यूमन लेड जो भी इश्यूज होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे. साथ ही इस बिल के कुछ कंसर्न भी हैं, वी विल सी दैट ऑल्सो. सो दिस इज़ अ फास्ट समरी जो नए बिल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं. फॉर एग्जांपल ब्रिंगिंग इन मोर क्लैरिटी क्लॉज 2631 हमने देखा. निल TCS ऑन LRS फॉर एजुकेशन हमने देखा. साथ ही जो फिक्सिंग एरर्स हैं कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन हुआ या फिर AMT के लिए 12.5% प्रोविज़न हुआ, निल TDS सर्टिफिकेट हुआ. साथ ही इट्स अ सिंप्लीफाइड अप्रोच कि सेक्शन आपके इसने कम कर दिए. टैक्स ईयर का कंसेप्ट is being introduced by this bill. साथ ही 39 न्यू टेबल्स एंड 40 फार्मूलाज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि मैकेनिज्म को बहुत ट्रांसपेरेंट और फेसलेस बनाया जा सके. बट एवरीथिंग इज नॉट पॉजिटिव अबाउट दिस बिल.
and there are some concerns also. So in this article these concerns were mentioned. We have list these down. The first concern is regarding provision related to the searches. तो पहले क्या होता था कि जब भी टैक्स ऑफिशियल रेड करते थे तो जो पर्सन है ऑथराइज पर्सन उसकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो टैक्स ऑफिशियल को एक्सेस प्रोवाइड करे और उन्हें असिस्ट करे. बट इन दिस बिल ये जो स्कोप है इसे बढ़ा दिया गया है कि टैक्स ऑफिशियल जो है वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड का एक्सेस कर सकते हैं एंड द पर्सन हैज़ कंपल्शन टू गिव देम एंड देयर इज नो लिमिट ऑन व्हाट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टैक्स ऑफिसर कैन एक्सेस. मीन्स दे कैन एक्सेस वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल. साथ ही टैक्स ऑफिसर को ये पावर देता है कि दे कैन एक्सेस कोड टू एनी कंप्यूटर इफ द पासवर्ड इज नॉट देयर और इफ द पासवर्ड इज डिनाइड बाय द यूजर. Lastly, it increased the scope on virtual digital space. For example, tax official earlier had the right to check your financial transaction, but now they can check your email, your social media accounts, your cloud server. गवर्नमेंट का इसके पीछे तर्क ये था कि बहुत सारे इस तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल डिस्कशंस होते हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड ऑन दीज ऐप. सो जो कमेटी बनाई गई थी एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी ताकि वो रिव्यू कर सके. उन्होंने भी इस प्रोविज़न को सही ठहराया because they said कि there a lot of relevant financial information is shared over the messaging services or stored in personal email. So कमेटी की भी ये रिकमेंडेशन थी कि इस सेक्शन को अपहोल्ड किया जाए एंड दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर देयर इज इशू ऑफ कंटेंशन कि ये राइट टू प्राइवेसी को कैसे हिंडर करती है. तो दिस एक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर टॉपिक टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया. Next article is also regarding tax reform in India. अब प्रधानमंत्री मोदी जी और various expert also raising this issue कि we are going for the GST 2.0 जहाँ पे हम नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म देखने वाले हैं. तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी के केवल दो ही स्लैब रह जाएंगे 12% और 28%. अभी जीएसटी के कितने स्लैब हैं? यूजुअली पीपल से कि देर आर 4 स्लैब अंडर द जीएसटी, बट इफ यू सी द जीएसटी एक्ट देर आर 5 स्लैब्स अंडर द जीएसटी. 0% is also a GST slab, but although it is exempted, but technically it is considered a slab. So there are 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. तो गवर्नमेंट एम कर रही है कि 12% और 28% को हटा दिया जाए और अब केवल दो ही स्लैब रखे जाए. इससे क्या होगा कि ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ाना मकसद है. अब देखिए कि जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी तो प्राइवेट स्पेंडिंग टैक्स को जैसे कम करेगी तो प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो फाइनली हमारा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट होगा. और करंट जीडीपी में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये आता है कि जो करंट जीडीपी है इट इज़ बूस्टेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बट जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो तो डाउन हुआ है. बट अगर जीएसटी टैक्स में हमारा रिडक्शन होता है तो प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ेगी एंड दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर द जीडीपी और पीपल्स ऑल्सो, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो उनके खरीदने के दायरे में आ जाएगी. तो देखते हैं कि किन मेन पिलर्स पर हमारा फोकस रहेगा. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की इनपुट और आउटपुट टैक्स को बराबर करने का बात चल रही है, जिससे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले जमा कराना होता है वो नहीं बढ़ेगा. इससे देश में बनने वाले सामानों को और फायदा मिलेगा. सेकेंडली, टैक्स को लेकर होने वाले विवादों को कम करना, साथ ही नियम को आसान किया जाएगा ताकि इक्वेलिटी लाई जा सके. इसके साथ ही जो टैक्स स्लैब को है वो काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं, इन्वर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम भी अभी भी है तो उसे दूर किया जाएगा. सेकेंडली, इट विल मेक ईज ऑफ लाइफ फॉर द पीपल एज वेल एज द कॉरपोरेट, क्योंकि अभी बात चल रही है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पैन से एक्ट कर सकते हैं ताकि जो ड्यूअल रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी. सेकेंडली, पहले से भरी हुई रिटर्न फाइल करने की सुविधा देना, जिससे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा और मिसमैनेजमेंट की घटनाएं काफ़ी कम हो जाएगी. एंड द लास्ट वन इज़ जो स्लैब में रेट्स हैं उनको जस्टिफाई करना या उनको ह्यूमन फ्रेंडली बनाना, क्योंकि आप देखिए कि अभी भी हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, दे अट्रैक्ट्स अ हैवी जीएसटी. हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पे तो 18% तक जीएसटी लगता है, तो सरकार ये चाह रही है कि इस पे 5% तक जीएसटी कर दिया जाए. इसके साथ ही दवाई, फूड, एजुकेशन जैसी सुविधाओं पे भी 5% जीएसटी का टारगेट रखा जा रहा है. एंड नॉट ओनली दिस, जो ह्यूमन या हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसको बढ़ाने के लिए एसी, टीवी, फ्रिज आदि पे टैक्स की रेट को 28% से 18% तक घटाने का प्रयास किया जा रहा है. तो अगर ये रिफॉर्म्स होते हैं तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट टू प्राइवेट कंजम्पशन एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन एडिंग इन जीडीपी. Okay, so let's move towards the next article. The next article is regarding जोजरी रिवर पॉल्यूशन से है. जोजरी रिवर जो कि जोधपुर में बहती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर द वेस्टर्न राजस्थान, बट
रिसेंटली आपने देखा होगा कि जोजरी बचाओ आंदोलन भी चल रहा है, क्योंकि ये रिवर काफ़ी समय से पॉल्यूशन से प्रभावित है। तो देखते हैं कि ये पूरा इशू क्या है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं 6 अगस्त की है, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, वेयर द रिपोर्टेड कि केमिकल लेडन फाउल स्मेलिंग वाटर ऑफ जोजरी रिवर इन राजस्थान बैडली अफेक्टिंग विलेजर्स एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी। तो इसका दोनों पे ही इम्पैक्ट हो रहा है, आपके ह्यूमन पे भी एंड जो हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी भी है उस पर भी। तो चलिए देखते हैं ये इशू कितना पुराना है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं 2 अप्रैल 2020 की है, जहाँ पे एनजीटी ने प्रशासन को फटकार लगाई थी कि प्रशासन से ज़्यादा जो प्रभावी है वो लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उस समय इंडस्ट्रीज काफ़ी बंद हो गई थी और टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्री के बंद होने से जोधपुर रिवर अपना आप ही क्लीन होना चालू हो गई थी। इसके बाद आता है साल 2024, जहाँ पे एनजीटी स्टेट गवर्नमेंट को वापस इंस्ट्रक्ट करता है कि स्टॉप फ्लो ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इनटू द जोजरी रिवर। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को एक एक्शन प्लान बनाने के लिए भी एनजीटी सजेस्ट करता है एंड ऑर्डर भी करता है। इसमें जो एसीएस हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं अभय कुमार जी, उन्होंने एक मीटिंग करते हैं एंड दे इंस्ट्रक्ट कि सून दे विल स्टार्ट अ एक्शन प्लान ऑफ क्लीनिंग द जोजरी रिवर। फाइनली 28 फरवरी 2025 को राजस्थान गवर्नमेंट अलोकेट करती है ₹176 करोड़ टू मिटिगेट द पॉल्यूशन इन जोजरी रिवर। सो वाई इट इज सच कि डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स जोजरी रिवर का जो पॉल्यूशन है वो अभी तक कम नहीं हो पा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रिसर्च आर्टिकल था प्रेस इंस्टीट्यूट में, विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मोंगिबे इंडिया। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस एंड टेक्निकल केस रिप्रेजेंट किया था। द रियल इशू इज़ कि अगर आप जोधपुर एरिया को देखें तो जोधपुर में 220 MLD दैट इज़ मेगा लीटर डोमेस्टिक वेस्ट, तो पर डे 220 MLD का डोमेस्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से ओनली 120 MLD ट्रीट होता है। तो बचा हुआ 110 MLD सीधा जोजरी रिवर में डंप कर दिया जाता है। इसके साथ ही जोधपुर एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 94 स्टील रोलिंग मिल्स हैं, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूनिट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। तो अब टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अगर आप देखेंगे तो 20 MLD का पर डे इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीट करने की कैपेसिटी जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन के पास और जोधपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास है। बट द मेन इशू इज़ कि सोर्स से जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वहाँ से लेके जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बीच में जो पाइपलाइन है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वी डू नॉट हैव, कि वी हैव द कैपेसिटी टू हैंडल दिस 20 MLD। बट ये जब तक सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा ही नहीं तो हाउ वी विल ट्रीट इट। तो ओनली 11 MLD जो है वो प्लांट तक पहुंचता है और बाकी जो 9 MLD है वो सीधा जोजरी रिवर में चला जाता है। तो ये एक अनएंडिंग लूप है जोजरी रिवर के कारण, जिसके कारण कि जोजरी रिवर अभी भी क्लीन नहीं हो पा रही है। तो रिसेंटली जोधपुर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है गौरव अग्रवाल जी, उन्होंने बताया कि 176 करोड़ जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं, फ्रॉम दैट दे आर प्लानिंग कि 100 MLD का एक ट्रीटमेंट प्लांट सलवासा में लगा दिया जाए। साथ ही जो स्टील एंड टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनके एफिलेंट प्लांट्स को भी अपग्रेड करने की बात चल रही है। साथ ही एक 23.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन बनाई जा रही है, जिससे कि जो वेस्ट वाटर है उसको सीधा ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जा सके, और इसमें अभी 5.5 किलोमीटर तक का काम भी पूरा हो गया है। तो प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव है इस मुद्दे को लेके एंड दे आर वर्किंग। सो दिस इशू बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंस इंटरव्यू। ये जो टेक्निकल नॉलेज है यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर एल्स, ओनली द न्यूज़पेपर और द रिसर्च रिपोर्ट्स यू विल गेट दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम GS3, सेपरेशन ऑफ पावर। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो समय सीमा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केंद्र द्वारा कहना है कि ये एक संवैधानिक अव्यवस्था को उत्पन्न करता है। तो तुषार मेहता जी जो कि हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, वो सरकार का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा लगाने से संवैधानिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इट इज़ रिगार्डिंग कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के वीटो पावर और जो स्टेट बिल्स को एक्सटेंड देने की पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया और एक डेफिनेट टाइम लिमिट इम्पोज करी, तो अब हमारे मेंस प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। देर आर सम आर्टिकल्स विच वी शुड बी अवेयर अबाउट। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 200 विच प्रोवाइड गवर्नर्स एक्सटेंड टू द स्टेट बिल्स। आर्टिकल 201 जिसमें कि अगर गवर्नर कोई बिल्स रिजर्व रखते हैं तो प्रेसिडेंशियल एक्सेस की जो प्रोविजंस हैं वो इसमें बताए गए हैं। साथ ही आर्टिकल 143 की प्रेसिडेंशियल पावर टू सीक द कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है कि ये जजमेंट आने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी राष्ट्रपति जी हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछती है। तो ये पावर उन्हें कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 143 विच प्रोवाइड प्रेसिडेंशियल पावर टू सीक कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट। एंड वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरवेन इन दिस इशू, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशंस हैं कि क्या गवर्नर्स के राइट्स हैं, क्या लिमिट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है आर्टिकल 142, जो कि पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू डू द कंप्लीट जस्टिस। तो ये जो पूरा इशू है विच इज़ अ टसल बिटवीन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी फॉर से, तो ये हमारे मेंस परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की वेबसाइट है, जहाँ पे इस केस के बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल मेंशन है कि अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच विल एग्जामिन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस विच इज रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल 200 एंड 201। तो क्या क्या मेन इशू है? द नंबर वन इज कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ गवर्नर अंडर द आर्टिकल 200। सेकंड इज कि as the decision of governor and the president under article 200 and 201 is subjected to judicial review or not. The third one is कि can judicial order regulate the exercise of constitutional power where timeline और procedure are not specified, because इस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्लियर प्रोविजंस नहीं है। तो does this give right to judiciary to examine every clause or not? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है। साथ ही what is the scope of Supreme Court's advisory and constitutional jurisdiction? Fifth, when does a state bill become law and can court intervene before that? And the last issue is, can the Supreme Court exercise its discretionary power under Article 142, which allows due to them the complete justice to substitute the power of the governor or the president? तो इस केस की जो सुनवाई है वो पेंडिंग है। देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है उसका क्या निर्णय आता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अस इन दिस मेंस आर एस मेंस 2024 ऑल्सो देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑन द गवर्नर इशू। तो ये टॉपिक is always relevant for our mains as well. Next topic is from GS3 Polity section, which is regarding the challenges confronting the Election Commission. अब although this article was a political in nature because हमारे मेंस परस्पेक्टिव से काफ़ी कम पॉइंट थे, बट दिस रेजेस टू सिग्निफिकेंट इशू। द नंबर वन इज द चैलेंजेस ऑफ अपॉइंटमेंट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2023 में एक एक्ट लाया जाता है विच एम्पावर की जो सिलेक्शन कमेटी होगी दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और द पार्टी जिनकी मैक्सिमम सीट है, एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का भी कहना है कि इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिव्स गवर्नमेंट पावर ऑफ 2:1। तो इसमें पार्शियलिटी और फेयरनेस होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी अनूप बरनवाल केस में एक जजमेंट आता है जहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको इस पैनल में इंक्लूड होने का या निर्देश देते हैं, बट गवर्नर उस ऑर्डर को ओवरटर्न करते हुए 2023 का एक्ट लाती है। तो फर्स्ट इशू विच इज़ चैलेंजिंग ईसीआई इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। एंड सेकेंडली रिसेंट टाइम में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्टोरल रोल्स में जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है उसको लेके भी अपोजिशन द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है। तो अपोजिशन द्वारा डिमांड की गई इलेक्शन कमीशन से कि दे शुड प्रोवाइड मशीन सर्चेबल इलेक्टोरल रोल्स। अब ये हमारे लिए इंटरव्यू परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप सहारा ले सकते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन 2018 में मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी द्वारा एक केस में पिटीशन फाइल की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया है इसको बिकॉज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी कंसर्न कि इट इज़ नॉट फिजिबल टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक मशीन रोल्स। तो अब ये जो इशू है ये हमेशा न्यूज़ में रहेगा। इन द नेक्स्ट edition of Newsbeat, we will see in detail कि what are all the challenges that is confronting the ECI. So for time being ये दो points हमारे लिए important थे। नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो रिगार्डिंग द ECI एंड स्पेसिफिकली विद द SIR प्रोसेस जो कि बिहार में चल रहा है। तो पी चिदम्बरम जी द्वारा लिखा गया आर्टिकल काफ़ी टेक्निकल है और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसने रेस किए हैं। तो देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि SIR को लेके मिसट्रस्ट पैदा करते हैं। तो फर्स्टली द नेम इटसेल्फ कि वाई इट इज़ कॉल्ड SIR। तो इस बार जो SIR का पर्पस है दिस टाइम इट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी इलेक्टोरल रोल्स जो है वो रिवाइज की जा रही है। पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता था जहाँ पे ओनली सेलेक्टेड लोगों के लिए किया जाता था। सेकेंडली द टाइमिंग कि इस बार नेवर बिफोर हैड एन एक्सरसाइज बीन अंडरटेकन विद इन द 4 months ऑफ अ लोकसभा और स्टेट इलेक्शन। थर्डली जो टाइम शेड्यूल है कि आपको केवल 30 डे मिलते हैं, साथ ही ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी 30 डे मिलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कि अनलाइक द प्रीवियस रिवीजन दैट कीप द इलेक्टोरल लास्ट जो आपकी इलेक्टोरल रोल थी उसको बेस रखा गया था, इस बार
पूरी इलेक्टोरल रोल को स्क्रैप करते हुए शुरू से बनाया जा रहा है। एंड द फिफ्थली इज द एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर। अब आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन द्वारा ये जो किया जा रहा है इसमें दो मेन इशू है, एक्सक्लूजन एरर एंड इंक्लूजन एरर। बट होल पॉइंट ऑफ एसआईआर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सक्लूजन ओनली। नो वन इज टॉपिंग अबाउट कि जो इंक्लूजन किए गए हैं, जो नए वोटर ऐड किए गए उनकी क्या संख्या है या उनका क्या स्टेटस है। तो इसको वो काफ़ी अच्छे केस से प्रेजेंट करते हैं कि 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद जिन लोगों ने 18 प्लस एज एक्वायर की होगी तो उनका क्या पॉपुलेशन है, दे कंसिडरिंग द ग्रोथ rate of Bihar which is 0.89% in terms of population. तो these number must be in lag. बट क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई डेटा है या इलेक्शन कमीशन ने प्रेजेंट किया है जिससे कि जो इंक्लूजन किया गया है उनको बताया जा सके। तो होल एसआईआर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बोथ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन completely focusing on exclusion which is promoting the mass disenfranchisement। तो ये इशू है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी रेस किए जा रहे हैं। लेट्स सी कि व्हाट जजमेंट विल कम इन दिस केस। The next article is regarding the Alaska meet, which was a cold meet between the President Trump and Vladimir Putin. So we have already discussed why Alaska was chosen, but there are, apart from the legal issue of the International Criminal Court, there are some symbolic gesture which is important for us to understand for the interview perspective. Alaska को सबसे पहले क्यों चूज़ किया गया, तो पहला इशू तो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाला हो गया। सेकेंडली अगर आप अलास्का के जो टाउन्स देखेंगे तो इट स्टिल हैव दी रशियन आर्किटेक्चर और रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चर आपको वहाँ अभी भी देखने को मिलेगा। तो ये ट्रम्प का एक सिंबल था प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ कि वी आर रेडी टू अकोमोडेट विथ यू। एंड वी हैव ऑल्सो सीन की जो मीट है उसमें मेनली ट्रम्प काफ़ी निराश देखे गए। तो अलास्का बिकम्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए, बट इट्स स्टिल इन्फ्लुएंस बाय द रशियन कल्चर। तो ये एक पुश था, ये एक इनिशिएटिव था यूएस द्वारा, तो एक मैसेज देना था कि वी आर रेडी टू वर्क विथ यू। However, this meet has not result any पॉजिटिव रिजल्ट, बट लेट्स सी कि व्हाट्स द फेथ ऑफ यूक्रेन। एक और टर्म जो न्यूज़ में अब रहने वाली है दैट विल बी याल्टा स्टाइल ऑफ एग्रीमेंट। तो ये अप्रियन किया जा रहा है कि यूक्रेन विल एंड अप साइनिंग अ याल्टा स्टाइल ऑफ एग्रीमेंट। याल्टा स्टाइल ऑफ एग्रीमेंट एक स्टाइल ऑफ एग्रीमेंट है जहाँ पे दो मेजर पावर, फॉर एग्जांपल इन दिस केस यूएसए एंड रशिया, will decide the fate of Europe, and most probably Europe will be in a state of confusion or on a losing side। तो ये आर्टिकल हमारे लिए जियो पॉलिटिकल इशूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल ट्रम्प के टैरिफ वॉर से रिलेटेड है। अब डेविड एम ड्रकर जी जो है, इट इज़ अ अथॉरिटी ऑन यूएस रिलेशन विच इज़ फ्रॉम ब्लूमबर्ग। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट्स रेज करते हैं कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं, हाउ ही इज़ फेसिंग द डोमेस्टिक हीट इटसेल्फ। तो ट्रम्प ने अभी ही लास्ट वीक ही 200 डेज ऑफ विनिंग व्हाइट हाउस जो है वो सेलिब्रेट करता है, जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की सक्सेस को चेरिश करते हैं। बट ये काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस देते हैं कि द इकोनॉमिस्ट ने एक सर्वे कराया जिसमें कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो थी उसमें ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग थी दैट इज़ डाउन टू 41%। इसके साथ ही ट्रम्प ने वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट भी लाया गया जिसको कि काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जा रहा था। बट इफ़ यू सी कि जो स्वतंत्र मतदाता यूएस में थे उसमें इनकी अप्रूवल रेटिंग 32% ही रही। इसके साथ ही ट्रम्प या रिपब्लिकन पार्टी का जो सबसे बड़ा समर्थक बेस है दैट इज़ ब्लू कॉलर वर्कर। बट ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसीज आई है उसका इम्पैक्ट हो रहा है उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। तो जो ब्लू कॉलर वर्ग है उसमें भी ट्रम्प की योजनाओं को लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है। तो ये मेनली तीन हेड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लेशन, द सेकेंड वन इज़ बिग ब्यूटीफुल एक्ट एंड द थर्ड वन इज़ ब्लू कॉलर पॉपुलेशन ऑफ द यूएस। तो जो डेविड एम ड्रकर हैं वो कहते हैं कि जो ट्रम्प टैरिफ के जो फ़ायदे हैं वो बहुत कम है और नुकसान का डर ज़्यादा है। तो ये एक अच्छा क्रिटिसिज्म है। वेन एवर इट कम्स फ्रॉम द यूएस एक्सपर्ट इट्स बिकम इम्पॉर्टेंट एंड क्रेडिबल ऑल्सो टू राइट इन द मेन्स। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म ऑफ टैरिफ वॉर। तो ये दो एक्सपर्ट है। द फर्स्ट वन इज जेफरी सैक्स। जेफरी सैक्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छी अथॉरिटी है यूएस रिलेशंस पे। तो उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि भारत पे जो 50% टैरिफ लगाए हैं इट इज़ अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फॉर द यूएसए एंड इट इज़ बाउंड टू फेल। तो उनका ये भी कहना है कि ट्रम्प इस तरह की पॉलिसी से अमेरिका को ग्लोबल लेवल पे अलग कर देंगे एंड दे विल कंसोलिडेट द ब्रिक्स ग्रुप विच इज़ अदरवाइज नॉट गेटिंग कंसोलिडेट। साथ ही वो भारत की कूटनीतिक जीत भी से बताते हैं कि भारत ने ना तो कोई नाटकीय प्रतिक्रिया करी ना ही ज़्यादा निंदा उनकी करी। साथ ही वो ट्रम्प की जो इनकॉम्पिटेंसी है उसके बारे में भी कहते हैं
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रंप के जो टैरिफ हैं उस पर यूएस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है और प्रोबेबल है कि अगर वो वहाँ इसे लूज कर जाते हैं तो हो सकता है कि अदालत पूरे टैरिफ सिस्टम को ही असंवैधानिक घोषित कर दे। अब एक और अथॉरिटी है विच इज माइकल कुगमैन। माइकल कुगमैन इज फाउंडर ऑफ विल्सन सेंटर। तो ये भी यूएस की काफ़ी बड़ी अथॉरिटी है। ये सजेस्ट करते हैं या इनकी ओपिनियन है कि ट्रंप इज टारगेटिंग इंडिया फॉर नॉट लेटिंग हिम द सीज फायर क्रेडिट। यू हैव सीन की मल्टीपल ओकेशंस पे ट्रंप ने इंडिया पाक सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग इट्स पोजीशन कि इट वाज सोलली आवर डिसीजन। तो माइकल क्यूगमैन जो कि डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ विल्सन सेंटर, इनका ये कहना है कि ट्रंप अभी भी भारत को उसी क्रेडिट ना लेने के कारण परिणाम या पनिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज या टर्की दे आर ऑल्सो परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया बट दे आर केप्ट ऑन अ लोअर साइड ऑफ टैरिफ। सो वाई सिलेक्टिवली टारगेटिंग इंडिया। तो ये जो दो अथॉरिटीज है, प्रोफेसर जेफरी सैक्स एंड माइकल क्यूगमैन, यू कैन कोट विद देम इन योर मेंस इन योर इंटरव्यू टू ऐड द credibility to your point. So that was all for today's news bit. If you're liking our initiative, please do consider share, like and subscribe. And if you want to read these HD PDFs of today's lecture, you should refer to our Tej Civils Telegram group. Thank you.